बचपन में हमें किताबों में पढ़ाया गया कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। 9वां और सबसे छोटा ग्रह साल 1930 में डिस्कवर किया गया था। साल 2006 में प्लूटो से 9वें ग्रह का खिताब छीन लिया गया। प्लूटो का साइज़ इतना छोटा है कि दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ही छोटा दिखाई देता है। प्लूटो ग्रह की डिस्कवरी भी बेहद दिलचस्प है। असल में वैज्ञानिक 7th प्लैनेट के ऑर्बिट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। साल 1846 में 8th प्लैनेट नेपच्यून की डिस्कवरी तक भी वैज्ञानिकों के लिए यूरेनस प्लैनेट के ऑर्बिट को समझा पाना बहुत मुश्किल था। उस समय ये अंदाज़ा लगाया गया कि 8th प्लैनेट नेपच्यून के पार भी एक और प्लैनेट है, और आगे चल के हमारे वैज्ञानिकों ने इससे आगे के प्लैनेट प्लूटो को खोजा। अब समझा जाने लगा कि इससे यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट को आसानी से समझा जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्लूटो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा था और वैज्ञानिक इसके ऑर्बिट को समझने में बेबस हो गए। कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूरेनस और नेपच्यून को अलग ऑर्बिट में मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। काफ़ी सारी कैलकुलेशन से वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि कोई प्लैनेट आसपास के दूसरे चंद्रमा और ग्रहों की वजह से किस तरह के ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इन सभी कैलकुलेशन से हट अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ये विश्वास करते हैं कि एक प्लैनेट लाइन बाहर कहीं अंतरिक्ष के अंधेरे में मौजूद है और वो प्लूटो से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस प्लैनेट के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है। तो क्या सच में प्लैनेट एक्स है? अगर है तो कैसा दिखता है और वो स्पेस में इतनी दूर कैसे पहुंचा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात कि कैसे पता चला कि एक और प्लैनेट जैसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल खाली है, यहाँ केवल एक सूर्य है और इसके इर्द गिर्द घूम रही पृथ्वी है। ऐसे में न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी और पृथ्वी और सूर्य के मास से ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी किस ऑर्बिट में मूव करेगी। अब आगे मान लीजिए कि जहाँ 2 और प्लैनेट्स जुपिटर और मार्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं, तो अब पृथ्वी का ऑर्बिट थोड़ा अलग हो जाएगा और कैलकुलेशंस में फिट नहीं होगा, जिससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है और कोई ग्रेविटी ऑर्बिट को प्रभावित कर रही है। इस तरह अगर मान लो कि अभी तक मार्स और जुपिटर को डिस्कवर नहीं किया गया है, तब भी हम बता पाएंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ना कुछ और मौजूद है। हर प्लैनेट का एक मास होता है और उसकी ग्रेविटी भी होती है। इस ग्रेविटी की रेंज इन्फिनिट होती है। इसी कारण जो प्लैनेट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, उनकी ग्रेविटी पृथ्वी के ऑर्बिट को डायरेक्टली प्रभावित करेगी, जिससे किसी और ऑब्जेक्ट के होने के संकेत मिलते हैं। अगर हम पृथ्वी के ऑर्बिट को सही तरीके से माप पाएँ तो हमें उसके ऑर्बिट की वो जगह भी मिल जाएगी जहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स की लोकेशन और मास क्या है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक इस डायरेक्शन में टेलीस्कोप पॉइंट करके मार्स और जुपिटर को डिस्कवर कर पाएंगे। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी पृथ्वी के ऑर्बिट की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। तब वैज्ञानिक कहेंगे कि अब इसके आगे और भी प्लैनेट्स हैं जो अभी डिस्कवर किए जाने हैं। कुछ इसी तरह से प्लैनेट्स की डिस्कवरी का साइंस काम करता है और हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स इसी तरह से डिस्कवर हुए थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था क्योंकि इन्हें आकाश में देखा जा सकता था। लेकिन यूरेनस को 18वीं सदी में डिस्कवर किया गया। इसे ऊपर आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसके बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स और टेलीस्कोप में टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया गया और वैज्ञानिकों को पता चल गया कि यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ तो गड़बड़ है और कोई बाहरी ऑब्जेक्ट उसे इफेक्ट कर रहा है। इस तरह नेपच्यून ऐसा पहला प्लैनेट बन गया जिसकी डिस्कवरी केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर हुई। नेपच्यून को अच्छे से ऑब्जर्व करने से पहले ही वैज्ञानिकों ने उसके साइज़ और लोकेशन के बारे में बता दिया था। इसी कारण साल 1846 में नेपच्यून को डिस्कवर किया गया।
लेकिन इसके बाद भी यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके बाद प्लूटो की डिस्कवरी हुई। बाद में पता चला कि ये तो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, इसकी वजह से ऑर्बिट्स पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा। इसके बाद से ही प्लैनेट एक्स की खोज शुरू की गई है। लेकिन ये भी संभव है कि प्लैनेट एक्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो और प्लैनेट्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की ऑर्बिटल मैकेनिक्स को समझने की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और वो सौर मंडल में सभी प्लैनेट्स की मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कोई बहुत ही छोटा सा ब्लैक होल हो जिसका मास नेपच्यून जितना है, जिसकी वजह से ऑर्बिट्स में गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे ब्लैक होल का मास हैकिंग रेडिएशन की वजह से कब का ख़त्म हो चुका होता। कई खोजकर्ता प्लैनेट एक्स के होने की संभावना को नहीं के बराबर मानते हैं। उनके मुताबिक हमारे डाटा में ही कोई कमी है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास प्लैनेट एक्स होने के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। क्योंकि प्लैनेट एक्स केवल यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को ही इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि प्लूटो को भी इफेक्ट कर रहा है। इन दूर के ऑब्जेक्ट्स को ट्रांस नेपोनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून के पार ऑर्बिट कर रहे हैं और ये हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं। साल 2016 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने ये थ्योरी दी कि एक ऐसा प्लैनेट एक्स है जो पृथ्वी से 4 या 5 गुना बड़ा है, जो सूरज और धरती के कंपैरिजन में 360 से 620 गुना दूर है, जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है और यही प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के को एक्सप्लेन कर सकेगा। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा प्लैनेट है तो वो सौर मंडल में इतना दूर कैसे गया। माना जाता है कि ये प्लैनेट एक्स भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूरज के नज़दीक था, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के कांटेक्ट में आने के बाद ये उछलकर दूर चला गया। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पॉसिबिलिटी को सच मानते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये प्लैनेट बिलियन साल पहले सूर्य की बजाय किसी दूसरे स्टार के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था और इन दोनों तारामंडलों के कांटेक्ट में आने के बाद ये प्लैनेट उस स्टार से शूट कर सूर्य के अराउंड आ गया है। थ्योरीज के मुताबिक प्लैनेट एक्स एक रोग प्लैनेट था जो हमारे यूनिवर्स में भटक रहा था और सूर्य की ग्रेविटी ने उसे अपने ऑर्बिट में कैद कर लिया। अगर मान लें कि प्लैनेट एक्स है तो वो दिखता कैसा होगा। जैसे हमें पता है कि प्लैनेट सूर्य से बहुत दूर है, इसी कारण वो बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट करता होगा। रात में एडवांस टेलीस्कोप से भी उसे देखना मुमकिन नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने 3 पॉसिबिलिटीज सामने रखी हैं। पहला कि ये एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा, बस वो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा होगा। डाटा के अनुसार रॉकी सुपर अर्थ हमारी गैलेक्सी में बहुत ही कॉमन है और ऐसा ही एक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में भी होना चाहिए था। हो सकता है कि ये वही मिसिंग प्लैनेट हो। अगर ऐसा है तो वो बहुत ही काला होगा। एनिसेंट लावा इस प्लैनेट पर सूख गया होगा, जिससे पूरा प्लैनेट ढका गया होगा। इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर सभी सुपर अर्थ अपने स्टार के पास ही पाए जाते हैं, तो प्लैनेट एक्स इतना दूर कैसे है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लैनेट एक्स आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद बर्फ़ से बना होगा। हो सकता है कि इसकी अंदरूनी सतह पर एक ओशन हो जहां लाइट फॉर्म एग्जिस्ट करती हो। बिल्कुल ऐसा ही जुपिटर के एक मून पर भी देखा गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक गैस ज्वाइंट प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तरह ये एक मिनी नेपच्यून की तरह हो सकता है, जिसका कोर रॉक का बना है, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत मोटा और ट्रांसपेरेंट होगा, जिस वजह से ये बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और ये प्लैनेट बेहद ठंडा होगा और कम टेम्परेचर के कारण हैवी मॉड्यूल्स सरफेस पर आ जाएंगे। केवल हाइड्रोजन और हीलियम जो हल्के हैं वही वायुमंडल में होंगे। अगर प्लैनेट एक्स कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो इन्हीं 3 टाइप्स के प्लैनेट्स में से किसी एक कैटेगरी का होगा। ये सभी अभी तक सिर्फ थ्योरीज ही हैं, जब तक ये प्लैनेट हमें असल में नहीं मिल जाता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।